हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग के लिए खास जीसेट की तैयारी के लिए लेक्चर। ओके, और देखो इस पूरे कैंपेन में मुझे आप लोग का एक साथ चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर जीसेट की तैयारी स्टार्ट करवाओ, जीसेट की तैयारी स्टार्ट करवाओ। लेकिन देखो आप लोग का एक साथ चाहिए कि अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप लोग को उसको वीडियोस को पूरा देखना है, आपको अच्छे से नोट्स बनानी है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और एक खास बात कमेंट जरूर करना है। जितने भी वीडियो देख रहे हो आप सभी वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ठीक है? आपको कैसा लगता है, आपको कोई भी डाउट है तो डाउट भी कमेंट कीजिए। और इससे क्या होगा, देखो हम सामने तो बैठे नहीं है, ठीक है? तो आपको पता है आप प्रोफेसर बनने वाले हो, जीसेट की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा पेपर 1 है जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं कि एक स्टूडेंट्स का जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होता है तो टीचर को पढ़ाने में समझ में नहीं आता, ठीक है? अगर आप मेरे सामने बैठे होते हो तो आपके फेस देख के, आपके हाव भाव देख के एटलीस्ट ये आइडिया तो लग जाता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? हमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वो कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम में क्या होता है आपको पता ही है कि आप हमारे सामने नहीं हो, तो आपको कॉमेंट से हमको मोटिवेट करना है, ठीक है? क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, ये सब तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है और आपको भी पता होगा, अगर आपने पहले तैयारी किया होगा तो सब टॉपिक को कवर करने में, एक एक एमसीक्यू निकालने में, उसका सॉल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके ऊपर और कुछ टॉपिक अगर कुछ मार्केट में नया आया है वो रिसर्च करके आपको देना है। तो ये सब कुछ हम करेंगे, आपको बस पढ़ना है, ठीक है? तो बस मेहनत हम कर रहे हैं, आपको साथ देना है, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स सिर्फ वॉच करके चले जाते हैं और बस अपना काम हो गया, सर ने अपलोड कर दिया, हमने वॉच कर लिया, बस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस बाकी सब मैं आपको यहाँ पर जितना कराऊंगा उसको आपको 1 बाय 1 देख के जाना है। मैं आपको इनकम टैक्स के अंदर, देखो एक खास बात होती है कि इनकम टैक्स में बहुत बार स्टूडेंट अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग तक स्टार्ट भी उसी से किया। क्योंकि इनकम टैक्स में क्या होता है कि जो पुराने एमसीक्यू होते हैं ना, उसके पुराने आंसर जो होते हैं उसको आप इस साल के लिए शायद यूज नहीं कर पाओ। जैसे मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैं जो भी यहाँ पर एमसीक्यू आपको करवा रहा हूँ वो सारे के सारे पास्ट ईयर, मतलब 2023 या 2024 के जीसेट के पेपर के ही है। लेकिन उसमें बहुत सारे आंसरों में चेंजेस आएगा अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, ठीक है? तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, मेहनत काफी लगती है, आपको उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला आज का हमारा एमसीक्यू जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये सारे पास ईयर के ही क्वेश्चन है, ओके? जो आपके जीसेट में पूछे गए। चलिए पहले आप अच्छे से पढ़ो बिना, देखो जीसेट में तैयारी करने के टाइम पे आपको कोई फास्ट काम नहीं करना है। पहले तो आप अच्छे से धीरे धीरे तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? आराम से हो जाएगा सब कुछ। देखो आपको क्वेश्चन में लिस्ट दिया है, एक तो सेक्शन की लिस्ट है और एक दूसरी उसकी लिस्ट है उसके नाम के आगे। अब आपको यहां पर कोड दिया है कि इसमें से कौन सा कोड सही बैठता है। तो देखो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें से कोई एक चीज आती है आपको, कोई भी एक चीज अच्छे से। जैसे देखो मुझे पता है कि जो हाउस रेंट अलाउंसेस है ना, वो आप सैलरी वाले चैप्टर में सीखते हो। कौन से चैप्टर में? आप जब सैलरी चैप्टर करते हो ना, तो सैलरी इनकम का चैप्टर में आप सीखते हो। ये भी आप सैलरी इनकम में सीखते हो, ओके? और आपको पता है हाउस रेंट अलाउंसेस की जो सेक्शन है ना, वो सेक्शन 10(13)A। मतलब समझो दूसरे नंबर पे आपका क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। अगर आपको यह पता है कि दूसरे नंबर पे सी है, तो सोचो यहां पर दूसरे नंबर पर सी है यहां पर, और दूसरे नंबर पर सी है यहां पर, ठीक है? मतलब ये हो गया कि ये दो ऑप्शन तो आपके रिमूव हो गए, ये तो गलत ही था। अब 50-50% हो गया। और दूसरी बात, जो ग्रेजुएटी वाला पॉइंट है, सेक्शन 10 और 10 ये ग्रेजुएटी में आता है। तो अभी यहां पर एक चीज देखो कि फर्स्ट पॉइंट में क्या है? डी है। तो फर्स्ट पॉइंट में डी कहां पर है? यहां पर। मतलब ये आपका आंसर होगा। चेक कर लो, देख लो, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको इस टाइप के एमसीक्यू लर्न करने होते हैं। भले आपको ये बाकी का दो ना का पता भी नहीं है ना, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। आपको सिर्फ बेसिक चीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है?
तो वही चीज है कि आपको दो चीज की बेसिक पता है कि हाँ इसकी सेक्शन ये है, क्योंकि ये हम लोग सैलरी चैप्टर में सीखते हैं, और सैलरी चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, प्रॉफिट गेन, बिजनेस प्रोफेशन, ये सब आप बीकॉम एमकॉम में करके आते हो, बस और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस साल अगर आप जीसेट दे रहे हो 2026 में, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा खास क्या है इस क्वेश्चन में। देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब से वो एप्लीकेबल हुआ था? देखो 1961 एप्लीकेबल कब से हुआ था? तो देखो इनकम टैक्स जब भी आया है ना, वो हमेशा 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल होता है। कब से? 1 अप्रैल से। तो ये 1961 में आया था, तो 1962 में एप्लीकेबल हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। तो 1962 यहां पर है, यहां पर। लेकिन मैंने बोला ना कब से एप्लीकेबल होता है, नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट जब भी आया है तब 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होता है, तो 1 अप्रैल। ओके, अब इसमें नया क्या है? तो यहां पर ये इनकम टैक्स एक्ट अभी ओल्ड हो चुका, इसका एक्सपायर डेट हो गया, अभी ये गया। अभी नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये 2025 आ चुका है इनकम टैक्स एक्ट 2025, और ये एप्लीकेबल कब से? तो ये 1 अप्रैल 2026 से ये एप्लीकेबल है, समझे? ये 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है, मतलब ये आपका चेंजेस है जो इस साल का। अब बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं बोलता हूं ना कि ये तैयारी करके जाएंगे पास करके पेपर से, और आ जाएगा क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, वही चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा और सिखाऊंगा पूरे हमारे लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहां पर बोला है वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। आपको कौन सी कंडीशन पूछी है? बेसिक कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस इज द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एज, कौन सा होना चाहिए? 182, 186, 181, ऐसा। तो देखो यहां पर आंसर सबको पता होता है, क्योंकि जब बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं, ये चीज से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। अब देखो बेसिक कंडीशन जो होती है ना, वैसे बेसिक कंडीशन के बाद एक एडिशनल कंडीशन भी होती है, तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे देखो यहां पर आ जाओ, ठीक है? देखो ध्यान दे, अगर आपको इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, तो सबसे पहले आप निकालते हो उसकी बेसिक कंडीशन। अब बेसिक कंडीशन कितनी है? 2 है। पहली कि अगर कोई आदमी इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में प्रीवियस ईयर में अगर स्टे करता है, तो वो इंडिया में क्या है? रेसिडेंट, ठीक है? या फिर अगर कोई आदमी इंडिया में 365 दिन से ज्यादा रहता है, कितने साल में? लास्ट 4 साल में। लास्ट 4 साल मिला के 365 से ज्यादा दिन अगर इंडिया में रहता है, और साथ साथ में 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर में, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर में, तो भी वो आदमी इंडिया में क्या हो जाता है? रेसिडेंट हो जाता है, ठीक है? ये चीज समझ में आई, और ये चीज हम पढ़ते हैं। आपको ये पूरा क्वेश्चन की कोई कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे, आपको ये पूरे क्वेश्चन की कंडीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं अलग अलग तरीके से। हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे और भी एमसीक्यू करेंगे। पहले हम लोग लास्ट ईयर का जो पेपर था उसके एमसीक्यू एक बार तुमको समझा देते हैं कि हाँ ये इस हिसाब से होता है, फिर अलग अलग नए एमसीक्यू, नए टॉपिक बहुत सारे हम लोग करने वाले। तो अगर ये वाला स्टेप, मतलब स्टेप 1 है और ये स्टेप 2, अगर ये दोनों में से कोई एक भी एप्लीकेबल हो जाता है, तो तुम इंडिया में रेसिडेंट हो। तो अगर ये रेसिडेंट हो गया, उसके बाद तुम अगर देखते हो, तो अगर रेसिडेंट हो गया तो उसको बोलते हैं बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई, यस ही इज रेसिडेंट, और बेसिक कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, तो ही इज नॉट रेसिडेंट, ठीक है? चलिए उसके बाद हम, अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तभी जाके हम लोग एडिशनल कंडीशन देखते हैं, और इसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं? एडिशनल कंडीशन। इसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं? एडिशनल कंडीशन। और एडिशनल कंडीशन भी 2 है कि अगर कोई आदमी इंडिया में 2 बार रेसिडेंट है,
पास्ट 10 ईयर में, पास्ट 10 ईयर में 2 बार इंडिया में रेसिडेंट है, और साथ साथ में, उसके साथ साथ में देखो यहां पर एंड है, इंडिया में 730 डेज, इंडिया में 730 डेज कितने साल में, 7 साल में, अगर वो इंडिया में 730 डेज पिछले 7 साल में होते हैं तो वो इंडिया में क्या हो जाएंगे, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद वो इंडिया में हो जाएंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो रेसिडेंट होता है बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं होता है, मतलब उसका स्टेटस लगेगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है। और अगर बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट। क्लियर? तो ये था तुम्हारा पूरा टॉपिक। ओके, तो ध्यान रखना, अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप रेसिडेंट हो, बेसिक कंडीशन के साथ अगर आप एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और सिर्फ बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई होती है तो आप रेसिडेंट बनोगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बनोगे, और बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप नॉन रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लीव एनकेसमेंट रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो ध्यान रखना, बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों बोला है। ओके, अब देखो यहां पर सबसे पहले तो ये होता है कि लीव एनकेसमेंट क्या होता है, ये आप सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ते हो कि जब हम सैलरी इनकम सीखते हैं ना, तो सैलरी इनकम में क्या होता है कि आप जब जॉब करते हो तो आपको कुछ पेड लीव मिलती है, जैसे आप पूरे साल की समझो 20 लीव पेड लीव के तौर पे आप ले सकते हो, लेकिन समझो आपने 20 लीव में से 5 लीव ही पूरे साल लिया है, बाकी की लीव आपने नहीं लिया, तो 15 लीव का जो सैलरी है वो आप रिसीव कर सकते हो एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये जो लीव सैलरी है ना, वो आप 3 तरीके से रिसीव कर सकते हो। कितने तरीके से? 3 तरीके से। या तो आप ड्यूरिंग द सर्विस रिसीव कर सकते हो, या तो आप आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव कर सकते हो, या तो आपकी डेथ हो गई और आपका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो रिसीव कर सकता है। बात आई समझ? देखो मैं बताता हूं कि आपको लीव सैलरी जो होती है वो 3 तरीके से मिल सकती है। ठीक है, एक तो आपको रिसीव होगी ड्यूरिंग सर्विस, मतलब आप जब जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ आप अपनी लीव सैलरी एनकेस करवा रहे हो। ठीक है, यहां पर बोला लीव एनकेस में। एक होता है आपको आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, और एक होता है आफ्टर डेथ। अब डेथ के बाद तो किसको मिलता है? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है, उसके बेबी बच्चे जो भी है उसको मिलेगा, आफ्टर रिटायरमेंट उसको मिलेगा, और ड्यूरिंग द सर्विस भी उसको मिलेगा। अगर ड्यूरिंग द सर्विस होता है ना, मतलब आप सर्विस में हो, जॉब चालू है आपकी, आप लीव सैलरी एंगेजमेंट करवाते हो, तो ये जो है वो आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। आपको उसके ऊपर क्या भरना पड़ेगा? सीधा सीधा टैक्स, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। चाहे आप कोई भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव करते हो, मतलब आप रिटायर हो गए, ठीक है, उसके बाद आपने जो भी लीव सैलरी थी आपकी वो सब रिसीव कर लिया, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, ठीक है, तो आपको एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है मतलब टैक्स नहीं लगेगा, भूल जाओ। सरकार बोलती है कि ठीक है हम टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर समझो आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको इसमें कुछ पोर्शन पे टैक्स भरना पड़ेगा, कुछ पोर्शन पे नहीं भरना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टली टैक्सेबल, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं पार्टली एग्जेम्प्ट। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, चलेगा।
और अगर आफ्टर डेट मिलता है, अब आफ्टर डेट किसको मिलता है यार? आफ्टर डेट आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, जैसे आपके बीवी बच्चे या जो भी कोई आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इसको अगर मिलता है तो क्या होता है? फुल्ली एग्जेम्प्ट है। फिर यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये दोनों देखा नहीं जाएगा। यहां पर भी चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये देखा नहीं जाएगा, चलेगा। बात समझ में आई? अगर लीव सैलरी ड्यूरिंग द सर्विस मिलती है तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों को फुल्ली टैक्सेबल है। और आपको पूछा भी यही है, देखो, लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके, और नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों बोला फुल्ली टैक्सेबल है। तो यहां पर आपका आंसर आएगा सी, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में पूछते कि आफ्टर रिटायरमेंट मिला और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो क्या आ जाता? फुल्ली एग्जेम्प्ट आ जाता। यही बात होती है जब तुम एग्जाम में जाते हो प्रिपरेशन के साथ, और गलती होती है जब तुम पूरा पढ़ के नहीं जाते। फिर अगर आफ्टर रिटायरमेंट होता है और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जेम्प्ट लिखा होता, तो यहां पर क्या लिखा है? पार्टली एग्जेम्प्ट आए। तो हर चीज आपको समझनी पड़ेगी एग्जाम में, तब जाके आप क्वालिफाई कर सकते हो जीसेट को। ठीक है। अगर बोला होता कि आफ्टर डेट मिलता, अगर यहां पर बोलते कि रिसीव आफ्टर डेट बाय गवर्नमेंट बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो क्या आंसर आता? तो फिर आंसर आता फुल्ली एग्जाम, मतलब ए। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो लाइक भी करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैंने आपको बोला था कि मेहनत कर रहे हैं हम लोग, उसका आपको रिवॉर्ड देना है। हम लोग तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे, ठीक है, आपके कहने पे। ठीक है। अब देखो यहां पर इसका भी बहुत बार आपको रूल्स पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी एमसीक्यू आ सकते हैं। तो क्या आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, इसका सेक्शन नंबर एक बार याद रख लो। क्या सेक्शन नंबर है, हो सके पूछे। लीव एंगेजमेंट का सेक्शन नंबर 10 ब्रैकेट 10AA। ठीक है। और अगर सिर्फ 10 हुआ तो ग्रेजुएटी हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, यहां पर मैंने बहुत कुछ आपको डिटेल में पढ़ने के लिए दिया है, लेकिन मैं आपको यह समझा देता हूं कि अगर लीव एंगेजमेंट सैलरी, लीव एंगेजमेंट अगर आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है, सॉरी, लीव एंगेजमेंट अगर आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है और नॉन गवर्नमेंट को मिलता है, तो पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जेम्प्ट है। तो कितना टैक्सेबल कितना एग्जेम्प्ट है, उसका रूल्स भी समझ लेते हैं। तो यहां पर उसके रूल्स में एक छोटा सा चेंज आया कि मैक्सिमम 25 लाख का क्या मिलता है, उसमें एग्जेम्पशन मिलता है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लीव एंगेजमेंट सैलरी मैक्सिमम एग्जेम्पशन और ऑप्शन दे दे, तो मैक्सिमम 25 लाख, और ये चेंजेस हुआ 1 अप्रैल 2023 से। पुराना वाला 3 लाख था। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो भी शायद मैं देखा था तो 2019 या उसके पहले वाले कोई पेपर में पूछा था, और वहां पर ऑप्शन में आंसर 3 लाख था। अब तुम लोग सीख के जाओगे 3 लाख, टिक भी कर लोगे, गलत होगा इस साल के हिसाब से। ये चेंजेस हो गया 1 अप्रैल 2023 से, और आपका अभी 25 लाख है। ध्यान रखना, लीव एंगेजमेंट मैक्सिमम सैलरी। अब यहां पर आपको लीव एंगेजमेंट में क्या लिखा है, लोवेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको 4 कैलकुलेशन करनी है। एक्चुअल लीव एंगेजमेंट रिसीव, मतलब आपने एक्चुअल में कितना रिसीव किया वो। स्टैट्यूटरी लिमिट क्या है, तो स्टैट्यूटरी लिमिट है 25 लाख। फिर 10 महीने की एवरेज सैलरी, मतलब तुम्हारी जो 10 महीने की सैलरी है उसका एवरेज कर लो, बेस्ड ऑन द लास्ट 10 मंथ, मतलब जब तुम रिटायरमेंट लोगे तो रिटायरमेंट की लास्ट 10 महीने की सैलरी का एवरेज कर लो। ठीक है। एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द यूटिलाइज लीव, ओके, तुम्हारा मैक्सिमम 30 डेज के हिसाब से तुमको इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो, इसकी कैलकुलेशन में नहीं उतरना, पहले हम लोग पूरा बेसिक कंप्लीट कर देते हैं, फिर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन पर भी कुछ क्वेश्चन बना के समझाऊंगा। ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा करके ऐसा सीखते हैं कि जिससे आप एक बार स्टार्ट कर पाओ। ठीक है। तो ये 3 कैलकुलेशन के बाद आपको ये देखना है तीनों कैलकुलेशन में से सबसे कम अमाउंट कौन सी है, और वो अमाउंट तुम्हारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, समझे। और उसके बाद जो बची हुई अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे समझो आपकी ये तीनों में से कम अमाउंट है 20 लाख रुपए, और आपको लीव एनकेसमेंट मिला था 22 लाख,
तो आपको 22 लाख मिला था, तीनों में से कैलकुलेशन करोगे तो कम अमाउंट आई 20 लाख। तो 22 में से 20 गया, बचा 2 लाख, तो 2 लाख टैक्सेबल हो गया, 2 लाख एग्जेम्प्ट हो गया। इसलिए बोलते हैं हम लोग यहाँ पर कि पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट। तो 20 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, 2 लाख टैक्सेबल हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जो कहानी था वो मैंने यहाँ पर आपको लिख के भी दिया है, आपको पूरा लॉ के साथ मैंने बता के रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वही है सब जो मैंने समझा दिया वो चीज लिखा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, और इस क्वेश्चन में भी इस साल के हिसाब से चेंजेस आया है। जो पुराना क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन और अभी का सॉल्यूशन दोनों में फर्क आएगा। तो देखो, सबसे पहले तो क्या है कि ए वर्किंग अ बिजनेस एनालिस्ट एज अ टीसीएस हैदराबाद, ठीक है, एक कंपनी में जॉब कर रहा है। ही इज ड्रॉइंग द बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंसेस 10,000 एंड। अच्छा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, समझ समझना कि सर ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, पूछा है, पेपर में से ही लिया है। रिटायरमेंट बेनिफिट में ये यूज होता है डीएनएस अलाउंसेस, देखो लिखा भी है, रिटायरमेंट बेनिफिट में डीएनएस अलाउंसेस यूज होता है। बोनस उसको मिलता है 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर, और ये इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस साल इसमें चेंजेस आया है। ठीक है, तो ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बना के वापस नया तरीके से पूछ सकते हो। ओके, और कंपनी ने उसको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है? जब आप कहीं पे जॉब करते हो, कंपनी आपको अपनी तरफ से रहने के लिए फ्लैट, बंगलो वगैरह देती है, और उस रेंट मतलब उसका जो रेंट है फ्लैट या बंगलो का, वो कंपनी पे करती है। देखो यहां पर लिखा है लीज रेंट, मतलब रेंट जो भी है वो कौन पे करता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब आपकी कंपनी पे करती है 20,000 महीने का। व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट फ्री अकोमोडेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27? ये क्वेश्चन जब पूछा था तब 2023-24 था, अभी हमारा 26-27 के हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे बेसिक सैलरी। 50,000 आपकी बेसिक सैलरी है, ओके, इंटू 12 कितना हो गया? 6 लाख। एक चीज याद रखना, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं करने देंगे, ठीक है? तो जो भी कैलकुलेशन है वो एकदम से आप आसानी से कर सकते हो, ऐसे ही अमाउंट होंगे आपके पास। फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस, और डियरनेस अलाउंसेस कितना परसेंट है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इसका 10% हो जाएगा 60,000। और यहां पर बोनस भी जोड़ा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि डियरनेस अलाउंसेस जब भी ऐड होता है, मतलब डियरनेस अलाउंसेस तभी ऐड होता है जब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए उसको यूज करते हैं। अगर डीएनएस अलाउंसेस रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं होता तो हम उसको ऐड नहीं करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। और जब भी आप रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालते हो तो आपको क्या क्या लेना है? तो बेसिक सैलरी लेनी है, अलाउंसेस लेना है, और सारे अलाउंसेस वही लोगे जो टैक्सेबल है, ओनली टैक्सेबल अलाउंसेस। बोनस, और दूसरा अगर आपका होता कमीशन, तो कमीशन भी हम लोग यहां पर लेते हैं, और इसको आप बोलते हो एक तरीके से बी ए बी सी सैलरी। क्या बोलते हैं इसको? बी ए बी सी सैलरी। अब अगर कमीशन तो क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन सब बोनस तो है लगभग। बोनस कितना है? 1 लाख, ये डैश है, तो 6 लाख और ये मिला के 7,60,000 हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब आपका रूल्स क्या कहता है कि आपको 10% ऑफ बी ए बी सी सैलरी करना है, बी ए बी सी सैलरी का कितना परसेंट करना है? 10%। मतलब 76,000 का, सॉरी 7,60,000 का 10% कितना आ जा? ठीक है, और साथ में रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर
20,000 रुपये महीने का रेंट कंपनी पे करती है। आपका रेंट जो है वो 20,000 है महीने का, वो कंपनी पे करती है। तो साल का रेंट कितना हुआ? 2,40,000। और ये दोनों में से जो अमाउंट कम है ना, विच एवर इज लोअर, ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट होती है। मतलब ये आपका आंसर। अब जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तब यहां पर 10% के जगह पर पहले 15% हुआ करता था। पहले पहले 15% हुआ करता था। तो उस टाइम पे आपका आंसर ये आया होगा, सी। क्योंकि अगर आप इसका 15% करोगे तो आंसर 1,14,000 आता है। और उसमें ऑप्शन और करके रेंट पेड बाय द कंपनी 2,40,000, क्योंकि 20,000 कंपनी रेंट पे करती है महीने का, तो आपका 12 महीने का हिसाब से 2,40,000। और दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो फिर ये आती। लेकिन न्यू जो अमेंडमेंट हुआ है, जो चेंजेस हुआ है, उसके हिसाब से आपको देखना है। और इसके हिसाब से आपको यहां पर अभी 15% नहीं करना है, आपको 10% करना है। और इसके ऊपर जितने भी रूल्स है वो मैं सब आपके लिए यहाँ पर लिख के आया हूं। देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर इज अ टैक्सेबल। ठीक है, पहली बात ये टैक्सेबल, और ये टैक्सेबल एज अ परक्यूजिट है। ओके, इन इंडिया ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सैलरी, ये एक सैलरी का पार्ट है। ओके, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। और यहां पर इनकम टैक्स एक्ट अभी 1961 है, लेकिन अभी 2025 भी आ चुका है। द टैक्सेबल वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द वेदर द अकोमोडेशन इज ओन और लीज, मतलब अकोमोडेशन जो आपको मिला, जो भी फैसिलिटी आपको रहने की मिली, वो कंपनी की खुद की है या कंपनी ने लीज पे ले रखी है। हमारे केस में लीज पे था। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, देखो ध्यान से, कि अगर कंपनी का खुद का होता, कंपनी का खुद का फ्लैट होता या खुद का घर होता, तो आपको पॉपुलेशन के हिसाब से देखना पड़ता। अगर 40 लाख से कम पॉपुलेशन है या 40 लाख तक पॉपुलेशन है तो 10%, 40 लाख, सॉरी एक सेकेंड, हाँ सॉरी, 40 लाख से 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो 10%। 10 से 40 लाख के बीच में अगर पॉपुलेशन है, जिस सिटी में आपको रहने के लिए घर मिला उसके लिए, तो आपको 7.5%। और अगर आपका पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, जिस सिटी में आपको रहने के लिए घर मिला वहां का, तो 5%। ये तब अप्लाई करना है जब कंपनी का खुद का घर हो। ठीक है, यहां पर देखो लिखा भी होगा, ये रहा। ये रहा लिखा है, ओन बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी का खुद का घर है। और ये सिर्फ नॉन गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फी टैक्सेबल होती है। यहां पर देखो लिखा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो टैक्सेबल वैल्यू इज एज पर द लाइसेंस फी। ये भी याद रखो, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन जो होती है वो आपकी लाइसेंस फीस की जो वैल्यू होती है उस हिसाब से टैक्सेबल होती है। और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कंपनी का खुद का घर है, तो फिर इस कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सेबल होगा। यहां पर सैलरी का मतलब क्या होता है, तो यहां पर सैलरी का मतलब होता है बी ए बी सी सैलरी। मतलब क्या हो गया बी ए बी सी का, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, बोनस और कमीशन, ये तीनों चीज को ऐड कर दो और फिर जो वैल्यू आती है उसका आपको परसेंटेज करना है। लेकिन हमारे ये वाले केस में ये लीज पे था, हमारे ये वाले केस में लीज पे था। तो लीज पे होता है तो टैक्सेबल वैल्यू इज अ लोअर ऑफ द एक्चुअल रेंट। जो अपना एक्चुअल रेंट था इस क्वेश्चन में 2,40,000, हमारे केस में कितना था 2,40,000। ओके, बाय द एम्प्लॉयर, और 10% ऑफ द सैलरी। और सैलरी का मतलब यहां पर फिर क्या हो जाता है, सैलरी का मतलब यहां पर भी हो जाता है बी ए बी सी। ठीक है, तो हमारे केस में यही सिस्टम था। यहां पर देखो मैंने किया भी है, ये रहा। आपको बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस, बोनस, कमीशन नहीं था, इसका अमाउंट आया, उसका 10% किया, जो वैल्यू आया उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आया। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट था वो टैक्सेबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे।
हाँ, ये एक क्वेश्चन है जो आपको हाउस प्रॉपर्टी वाले टॉपिक से पूछते हैं। अब क्या है, इसमें आपको पता है कि स्टेप नंबर 1 होता है, जब भी जीएवी फाइंड करते हैं तो पहले तो आपको स्टेप नंबर 1 लाना है, और स्टेप नंबर 1 जो होता है वो एक्सपेक्टेड रेंट होता है। उसको क्या खोल देंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, तो होता है म्युनिसिपालिटी वैल्यू और फेयर वैल्यू, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू, इन दोनों में से हायर वैल्यू। फिर होता है स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से लोअर वैल्यू। ये आपका स्टेप 1 है, ठीक है। और इस स्टेप 1 का जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब देखो, म्युनिसिपालिटी वैल्यू कितना है, 6 लाख। फेयर वैल्यू कितना है, 9 लाख। इन दोनों में से हायर वैल्यू कितनी है, 9 लाख। अब स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 8 लाख। इन दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है, तो 8 लाख। फिर आप यहां पर निकालते हो स्टेप नंबर 2, जिसमें बोलते हैं एक्चुअल रेंट। और ये एक्चुअल रेंट जो होता है वो हमेशा आफ्टर अनरियलाइज रेंट के बाद होता है। मतलब आपका जो एक्चुअल रेंट है उसमें से अनरियलाइज रेंट क्या करना होता है, माइनस करना होता है। लेकिन अनरियलाइज रेंट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो एक्चुअल रेंट इज 7 लैक्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्टेप नंबर 3, जिसमें जो स्टेप नंबर 1 का जो आंसर है और स्टेप नंबर 2 का जो आंसर है, इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा है, हायर वैल्यू, तो 8 लाख 7 लाख में से हायर वैल्यू कौन सी है, तो यहां पर लिखेंगे स्टेप 1 और स्टेप 2। इन दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है, 8 लाख। कौन सी है, 8 लाख। और ये 8 लाख जो है वो आपका आंसर होगा बी। बस खत्म, देख लो। ठीक है, ये स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप एक्सपेक्टेड रेंट बता दो, इतना भी पूछते हैं कभी कभी, और कभी कभी यहां तक पूछते हैं। चलो, उसके बाद है रेट ऑफ टैक्स फॉर द डेप्रिसिएशन ऑन पैटेंट, टेक्निकल नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27। आपको ये पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन जो है वो इनकम टैक्स में कौन सी सेक्शन के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं, तो इसकी सेक्शन नंबर है सेक्शन नंबर 32। कौन सी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 32। ये भी याद रखो क्योंकि ये भी पूछते हैं, ठीक है। तो पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब जो होता है वो इनटेंजिबल एसेट है, और इनकम टैक्स में इनटेंजिबल एसेट पे 25% डेप्रिसिएशन का रेट है, ठीक है। और ये सब चीज आप प्रॉफिट गेन बिजनेस वाले चैप्टर में करते हो। देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कौन से सेक्शन के हिसाब से होता है, अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो अभी 1961 ही चलेगा आपकी इस साल के एग्जाम के लिए, ठीक है। इस साल के एग्जाम के लिए अभी 1961 ही चलेगा, लेकिन 2025 से जो बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं ना वो मैं आपको करवाऊंगा अलग से, ठीक है। कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा एग्जाम खराब ना जाए, ठीक है। अभी तो 1961 ही मेरे ख्याल से आपको एग्जाम में पूरा करना है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पर बहुत सारे ये रहा, ये ध्यान लो। अगर आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह है तो उसके ऊपर 40% डेप्रिसिएशन है इनकम टैक्स के हिसाब से। कॉमर्शियल व्हीकल के ऊपर 30%, मोटर व्हीकल के ऊपर 15%, जनरल प्लांट एंड मशीन पे 15%। ओके, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, ओके। उसके बाद अगर आप फर्नीचर फिटिंग्स करते हो तो उसके ऊपर 10%, बिल्डिंग उसके ऊपर 10%, लेकिन नॉन रेसिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल होना चाहिए। और अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिख ले, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 5%। और इनटेंजिबल असेट जो है उसके लिए 25% है। ये हमारा टॉपिक,
और ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में हम लोग काउंट करते हैं वो कौन सी मेथड से काउंट करते हैं, एसएलएम मेथड से काउंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से काउंट करते हैं, या फिर आपको कोई और 2-3 ऑप्शन दे देंगे। तो देखो यहां पर ध्यान दो कि इनकम टैक्स में हम लोग जब भी डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं ना, वो कौन सी मेथड से होता है, तो वो भी मैंने यहां पर लिख के आपको दे रखा है। देखो ये रहा, मेथड कौन सी होती है, WDV मेथड ही होती है। लेकिन एसएलएम मेथड भी होती है, और कहां पर होती है वो आपको पता होना चाहिए। एसएलएम मेथड भी यूज करते हैं, एसएलएम मेथड भी यूज करते हैं, लेकिन कहां पर यूज करते हैं, तो एसएलएम मेथड कौन यूज करता है, तो पावर जनरेटिंग यूनिट जो होता है, पावर जनरेटिंग बिजनेस यूनिट, बस वही सिर्फ इनकम टैक्स के हिसाब से एसएलएम मेथड को फॉलो करते हैं। बाकी सब कौन सी मेथड फॉलो करते हैं, WDV मेथड, जिसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दूसरी बात, इनकम टैक्स में जो भी आप असेट्स है, अगर उसको आप 180 दिन से कम यूज करते हो तो उसका 50% डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं। जैसे समझो कि मैंने इनकम टैक्स में एक मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन गिनना है, और मोटर व्हीकल जो बिजनेस के लिए यूज होता है उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन है। लेकिन समझो मैंने मोटर व्हीकल खरीदा, लेकिन उसको यूज करने जब स्टार्ट किया तब से जो अपना ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च तक, वो 180 दिन नहीं हो रहा है, 180 दिन से कम हो रहा है। तो जो 15% का डेप्रिसिएशन एलिजिबल था उसका 50% हो जाएगा, मतलब 7.5%। ठीक है, 15 का आधा। तो यहां पर वही चीज लिखा है, देखो, इफ असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। ओके, अगर तुम असेट्स को 180 दिन से कम दिन यूज करते हो इन फाइनेंशियल ईयर, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो 50% हो जाएगा। लेकिन किसका, नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट है ना उसका 50, मतलब ये जितने भी रेट है उस रेट का 50% रेट एप्लीकेबल होगा। जैसे यहां पर 40 है तो 50% 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखनी है डेप्रिसिएशन के हिसाब से। चलिए 8वां क्वेश्चन, द रेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ लिस्टेड शेयर। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस साल के एग्जाम के लिए। अगर आप इस साल एग्जाम देने वाले हो तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है ना, वो भी आपको लिस्टेड शेयर के ऊपर बोल। तो इनकम टैक्स में अपना जो ये 2026-27 वाला असेसमेंट ईयर है, उसमें इसका जो टैक्स रेट था जो पहले 15% हुआ करता था, कितना परसेंट, 15%, पहले 15%। तो मतलब पुराने सॉल्यूशन के हिसाब से 15%, लेकिन इस साल के हिसाब से 15 नहीं आएगा, इस साल के हिसाब से 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो लिस्टेड शेयर के ऊपर जो भी तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा वो 20% लगेगा अब से। और मैंने आपको यहां पर बहुत अच्छा एक काम करके दिया है, सारे कैपिटल गेन के टैक्स जो भी है वो देके रखे। देखो जैसे कि आपको बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स था वो 12.5% है। लेकिन अगर आप लिस्टेड शेयर बेचते हो तो उसमें 1,25,000 का एग्जेम्पशन अप्लाई होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड, मतलब वही हो गया लिस्टेड शेयर। कितना परसेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5%। लेकिन एग्जेम्पशन का ये अमाउंट भी याद रखो, 1,25,000। मतलब समझो, आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं, यहां पर आ जाओ, समझो 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 लिस्टेड शेयर बेचने का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना बच्चों, वो हुआ 2 लाख। ओके, तो उसमें से आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 1,25,000, बचा 75,000। इस 75,000 पे आपको
12.5% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये याद रखना। ओके, अगर ये आपका समझो 1 लाख होता तो फिर टैक्स लगता ही नहीं, क्योंकि यहां पर ये एग्जेम्पशन मिलता है, आपको इतना पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर लिस्टेड शेयर बेचते हो तो यहां सिर्फ, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हो बाय सेल्स ऑफ लैंड, बिल्डिंग या ज्वेलरी या कोई और कैपिटल एसेट, तो 1,25,000 का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी यहां पर देखो लिखा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हो और लिस्टेड शेयर पे करते हो, लिस्टेड सिक्योरिटी पे, तो आपका कैपिटल गेन अब से 20% लगेगा। और बाकी के कैपिटल गेन का मैंने यहां पर नीचे बहुत अच्छे से आपको चार्ट दे रखा है, जैसे लिस्टेड शेयर का मैंने आपको जो समझाया अभी वो आपको दे रखा है। फिर उसके बाद अनलिस्टेड शेयर और रियल एस्टेट, रियल एस्टेट मतलब वही हो गया लैंड, बिल्डिंग, हाउस, ठीक है, ये सब चीज। तो उसमें कितना परसेंट लगेगा, 12.5%। लेकिन यहां पर एग्जेम्पशन नहीं है 1,25,000 का, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें इंडेक्शन बेनिफिट, एक इंडेक्शन बेनिफिट जो है उसमें रिमूव कर दिया। इंडेक्शन बेनिफिट रिमूव हो गया, मतलब पहले कैपिटल गेन में जो इंडेक्सिंग था वो भी इंडेक्सिंग नहीं होगा। अगर आप इंडेक्सिंग नहीं करते हो तो आप टैक्स कितना भरोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, 12.5%। ठीक है, चलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर होता है तो म्यूचुअल फंड वगैरह पे, लिस्टेड इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 20% कर दिया। अभी ये न्यू चेंजेस है। और बाकी की अदर एसेट्स के ऊपर कितना परसेंट हो गया, तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और कोई अदर एसेट है जैसे लैंड, बिल्डिंग, आपके पास है ज्वेलरी वगैरह, तो फिर उसमें स्लैब रेट लगता है। कौन सा लगता है, स्लैब रेट। मतलब आप जिस स्लैब में जो आपका स्लैब रेट जो भी एप्लीकेबल है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में जाते हो, और ये ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम क्या है वो भी हम लोग सीखेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो भी सब पढ़ाऊंगा। बस आपको करना क्या है, ठीक से फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। मेरे पे छोड़ दो, पूरा इनकम टैक्स का एक एक चीज मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता है, और स्लैब रेट क्या है उसको हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर में। बायबैक ऑफ शेयर, अगर बायबैक ऑफ शेयर होता है, ये भी एक बार इस साल का चेंजेस है, इसको याद रख लो, शायद हो सके एग्जाम में अगर अच्छा कोई पेपर सेटर है तो पूछ सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम द बायबैक इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर एज अ कैपिटल गेन। ठीक है, हो सकता है ये पूछे कि बायबैक ऑफ शेयर जो है वो कैसे टैक्सेबल होता है इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है, सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होता है, कैसे होता है, तो हो सकता है पूछे, बेसिक के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो कुछ भी चीज इनकम टैक्स में आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी कि यहां से क्वेश्चन आएगा वहां से भी क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें बोला सेक्शन नंबर 139 और सब सेक्शन 9 जो है वो किससे डील करती है। अब इसकी सारी सेक्शन आपको पता होनी चाहिए, तो मैं पहले आपको सारी सेक्शन समझाता हूं। देखो एक सेकेंड, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसका शॉर्ट चार्ट देखते हैं। हाँ, ये सारी सेक्शन की लिस्ट पढ़ो। 139 इनकम टैक्स एक्ट की 139 और सब सेक्शन 1, इसको बोलते हैं ओरिजिनल रिटर्न। आप जब इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते हो उसको फर्स्ट टाइम फाइल करो ओरिजिनल रिटर्न। अगर आप कोई इनकम टैक्स में लॉस हो रहा है, जैसे बिजनेस लॉस होता है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है, और उस लॉस होने के बाद भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो उसको लॉस रिटर्न बोलते हैं। सेक्शन 4 बी रिलेटेड रिटर्न, मतलब मैं सिर्फ ये वाली नंबर्स बोलूंगा अभी। बी रिलेटेड रिटर्न मतलब आप इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो डेट निकल जाने के बाद अगर रिटर्न फाइल करते हो तो उसको बोलते हैं बी रिलेटेड रिटर्न। तो ये आ गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेट रिटर्न फाइलिंग। रिवाइज रिटर्न मतलब एक बार रिटर्न फाइल किया, ठीक है, जैसे आपने यहाँ रिटर्न फाइल कर दिया, अब आपको लगा कि नहीं यार गड़बड़ हो गई, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, मतलब फिर से उसको करेक्शन करके फाइल आउट कर सकते हो, रिवाइज रिटर्न। तो करेक्शन ऑफ मिस्टेक इन रिटर्न, ठीक है, रिवाइज रिटर्न बोलते हैं। अपडेटेड रिटर्न मतलब कुछ अपडेट करना रह गया, कुछ भी आपका रिटर्न फाइलिंग हो।
वैसे ये सब चीज इतनी बेसिक पूछेंगे नहीं, आपको 1 2 3 4 ये 4 चीज बहुत अच्छे से याद रखनी। उसके बाद जो हमको इस क्वेश्चन में पूछा था, ये 139 सबसेक्शन थर्ड, डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न मतलब क्या होता है? रिटर्न विथ इनकम्प्लीट डिटेल्स, मतलब आप पूरा कंप्लीट डिटेल्स नहीं फाइल करते हो, डिफेक्टिव रिटर्न बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये सब चीज आप एक बार देख लो, अपने हिसाब से लिख लो, बस सिर्फ याद रखना है, इसके पीछे इतना कोई लॉजिक नहीं है। आपको बस पूछेंगे तो सेक्शन नंबर के साथ ये सब चीज पूछ सकते हैं, बाकी इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 139 और 9 जो है वो डिफेक्टिव रिटर्न का है, ऊपर वाली 4 चीज और ये 139 सबसेक्शन 9। तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए आपका? सी, डिफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, तो 139 जो है वो कौन सी है? डिफेक्टिव रिटर्न। रिवाइज रिटर्न का क्या है? बिलेटेड रिटर्न का क्या है? और रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी का रिटर्न कब भरते हैं, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ, देखो ये रहा। पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है? 4B। ठीक है, बिलेटेड रिटर्न का क्या होता है? 4। रिवाइज रिटर्न का क्या होता है? 5। ठीक है, तो इसका क्या है? 139 4B। ओके, इसका क्या है? 139 4, और ये क्या है? 139 5, और ये क्या है? 139 9। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने गलती कर दिया क्या? बराबर है, ठीक है। एक सेकेंड, बिलेटेड रिटर्न में सेक्शन 4 है, यहां पर एक मिस्टेक है, करेक्शन कर लेना। यहां पर ये 4 आएगा और ये 5 आएगा। ओके, चलो। अब इसके बाद बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो आपको इसमें पूछ सकते हैं, जैसे सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है, वो मैंडेटरी रिटर्न फाइल है। मतलब आपको जैसे कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसकी इनकम एक्सीड कर जाती है उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से। और ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? तो अगर ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से देखे तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 है, और अगर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से देखे तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपकी है 4 लाख। ठीक है, तो अगर इससे अगर आपकी लिमिट बढ़ जाती है तो आपको रिटर्न फाइल करना है। तो फाइल द रिटर्न ऑन द बिफोर द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट क्या है, तो वो ड्यू डेट भी मैं आपको बता देता हूं। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है, ये रही। अगर आप एज अ इंडिविजुअल हो और एचयूएफ हो, एचयूएफ है, फिर एओपी बीओआई है, नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट, जिसको ऑडिट नहीं करवाना है, उसका रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। मतलब आपका 31 जुलाई से पहले पहले रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए, ये पूछ सकते हैं आपको। उसके बाद अगर कोई कंपनी है और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है जिसको ऑडिट करना कंपलसरी है, ऑडिट करना कंपलसरी है। ऑडिट मतलब यहां पर जो ऑडिट की बात हुई है वो टैक्स ऑडिट की बात हुई है, टैक्स ऑडिट की बात हुई है। ओके, ये जो बात हो रही है वो टैक्स ऑडिट की बात हुई है। ओके, एंड वर्किंग पार्टनर मतलब पार्टनरशिप फर्म जो होती है, ठीक है, तो उसको 31 अक्टूबर से पहले पहले उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, ऑडिट के लिए, ऑडिटर के लिए, जो सॉरी जिसको ऑडिट करवाना कंपलसरी है इनकम टैक्स के हिसाब से वो। फिर नवंबर 30 तक किसको कंपलसरी है? जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट करना होता है, ठीक है, जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट करना होता है उसको ऑडिट का जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर है। और अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो लेट रिटर्न फाइल करने पे देखो लिखा है
फॉर द फाइलिंग आफ्टर द ड्यू डेट, आफ्टर द डेडलाइन। मतलब ये तारीख निकल गई उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो पेनल्टी लगेगी कितनी, 5,000। ओके, ये पेनल्टी याद रखना। लेकिन ये किसको एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो जिसकी टोटल इनकम, देखो लिखा है डज नॉट एप्लीकेबल इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं जाती उसको ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ध्यान रखना पेनल्टी की सेक्शन भी याद रखो, 234 एफ, ठीक है, 234 एफ के हिसाब से पेनल्टी लगेगी अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो। और आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा साथ साथ में 234 ए के हिसाब से अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो। और उसका पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट कैसे लगेगा, 1% पर मंथ ऑन अनपेड टैक्स। किसके पर लगेगा, अनपेड टैक्स। मतलब आपका जितना टैक्स बनता है, जो आप लेट रिटर्न फाइल करोगे तो टैक्स भी लेट भरोगे, सीधी बात है। तो वो जितना भी महीना आपने लेट टैक्स भरा उस महीने के हिसाब से 1%। अगर आपने 1 महीना और 15 दिन भी लेट किया ना तो भी पूरे 2 महीने के हिसाब से 2% आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एज अ पेनल्टी, ठीक है। और एक खास बात, अगर आप रिटर्न फाइलिंग लेट करते हो, मतलब रेगुलर नहीं करते हो, रेगुलर मतलब इस तारीख से अंदर अंदर कर लेते हो, उसको रेगुलर रिटर्न बोलते हैं। लेकिन लेट रिटर्न फाइल करते हो लेट, तो आपको उसको जो भी लॉस होता है, ठीक है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो कैरी फॉरवर्ड करने को मिलता है, भले आप रिटर्न फाइल करो या लेट करो। लेकिन बिजनेस लॉस होता है, ठीक है, जिसमें नॉर्मल बिजनेस लॉस होता है, फिर सेक्शन 35 एडी का लॉस होता है, फिर आपका स्पेसिफाई बिजनेस का लॉस होता है, कैपिटल गेन का लॉस होता है। ये सारे लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेंगे अगर आप रिटर्न फाइल लेट करते हो तो देखो यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड लॉस, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, लेकिन यहां पर आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले आप रिटर्न फाइल लेट करो या नहीं करते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद देखो, ये तो मैंने आपको बेसिक सी सारी सेक्शन का मतलब बताया था, ऐसे हम लोगों ने यहां पर कवर कर लिया शॉर्ट में, ठीक है। ये सब चीज याद रखो, आपको बहुत काम आएगी एग्जाम के अंदर, कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, सेक्शन मैच द कॉलम में भी पूछ लेते हैं। यहाँ पर 4A है तो चैरिटेबल ट्रस्ट का है, 4B है तो पॉलिटिकल पार्टी है, C है तो सर्टेन इंस्टीट्यूशन, ओके। फिर D मतलब यूनिवर्सिटी, जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है, जैसे आप VNS जो है या फिर बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटी है। ओके चलिए, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रेजेंट रेट ऑफ जीएसटी ऑन अनफिनिश्ड डायमंड। अनफिनिश्ड डायमंड के ऊपर जो प्रेजेंट रेट है जीएसटी का वो कितना है। तो देखो एक चीज समझो, अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से अभी जो रेट चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले पहले आपको एटलीस्ट क्या कर देना है कि जीएसटी के जो भी रेट होते हैं उसको एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का भी तो बहुत टाइम है, एग्जाम आने तक आज के जो रेट है वो चेंज भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन कुछ जगह पर आपको खुद अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम लोग रेगुलरली कुछ भी चेंज होगा तो उसका पोस्ट डाल देंगे, आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो बता रहा हूं आज के समय के हिसाब से। तो अभी का जो प्रेजेंट रेट है वो 0.25% है डायमंड के ऊपर। मैं आपको बहुत सारे और भी कुछ रेट बता देता हूं, जैसे आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में एसेंशियल गुड्स के ऊपर या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर क्या रेट है जीएसटी का, और एजुकेशन सर्विस के ऊपर। देखो ये एजुकेशन सर्विस मतलब कि वो सर्विस नहीं है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं या ट्यूशन टीचर प्रोवाइड करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस के लिए,
तो उधर आपका 0% टैक्स रेट है जीएसटी का। फिर उसके बाद हाउस होल्ड नेसेसरीज जो है, ठीक है, जैसे चाय, कॉफी, एडिबल ऑयल, उसके ऊपर आपका जो जीएसटी रेट है वो 5% है। फिर आपको देखो ये सब चीज बहुत कम पूछेंगे, आपको ये स्पेशल रेट वाले चीज ज्यादा पूछते हैं, जिसमें आपको बोला कि ये वाला लो, ठीक है, जहां पर आपको बोला था कि जो डायमंड है अगर वो क्या था, अनफिनिश था, तो उसके ऊपर 0.25%, ठीक है। लेकिन डायमंड अगर फिनिश होता, ये अनफिनिश है ना, उसके जगह पर फिनिश्ड होता तो 1.5% है। कितना परसेंट है? 1.5%। लेकिन अगर डायमंड अगर ज्वेलरी के साथ अटैच कर लेते तो 3% है। और गोल्ड के ऊपर कितना परसेंट है वो भी याद रख के जाना, पूछते हैं, ठीक है। जो प्रीशियस मेटल है, ठीक है, जिसमें गोल्ड आ गया, ठीक है। और रफ डायमंड, देखो यहां पर लिखा है रफ डायमंड, मतलब कि क्या हो गया, अनफिनिश डायमंड जो है उसके ऊपर 0.25%, ठीक है। और जो फिनिश डायमंड है उसके ऊपर 1.25% है। देखो ये चेंजेस होता रहता है, ठीक है, क्योंकि आप जब वीडियो देखो, अगर 6 महीने के बाद अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है और फिर वहां पर चेंज हो जाएगा, तो फिर वो नीचे कमेंट करेगा सर आपने गलत पढ़ाया। अरे गलत कुछ नहीं पढ़ाया, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब जो चला रहा है वही पढ़ा सकता हूं ना मैं अभी, ठीक है। एंड फ्यूचर में कुछ चेंज हो जाएगा तो उसके लिए फ्यूचर में वीडियो अपलोड कर देंगे भाई, ओके। और सर्विस सेक्टर, उसके बाद आपको ये याद रखना है हेल्थ सर्विस के ऊपर 5% है, और कुछ एग्जाम भी है, कुछ जगह पर 5% है। और जॉब वर्क वाला याद रख लो, जिसमें, ठीक है, बैंकिंग लोन वगैरह पे। और एक खास चीज, जो रेडीमेड गारमेंट है उसमें अगर 1000 से नीचे का अगर रेडीमेड गारमेंट का पीस है तो 5% है, और 1000 से ऊपर का रेडीमेड गारमेंट का पीस है तो 12%, ठीक है। तो ये सारे जीएसटी का रेट है वो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछते हैं, मैंने पेपर बताया भी है। और डायमंड वाला खास याद रखो, गोल्ड वाला खास याद, ओके। और एक खास चीज, सिल्वर के ऊपर कितना है वो आपको नीचे कमेंट करना है, ठीक है। मैं हर चीज आपको बता दिया, सिल्वर के ऊपर कितना है वो आप सर्च करो, आप फाइंड करो और रिसर्च करके बताओ और नीचे कमेंट करो, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं। आपको अगर आज का लेक्चर देखो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के कुछ और एमसीक्यू देखेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ओके। गुड बाय स्टूडेंट्स और टेक केयर।